हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आने वाली परीक्षाओं की अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। सभी एनम बहनों को गुड इवनिंग। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। जो भी बच्चे एनम की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 23 लेके आई हूँ, जिसमें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज़ होने वाली है, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से जनसंख्या का कौन सा प्रवास जनसंख्या के आकार को परिवर्तित नहीं करता। इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जनसंख्या का प्रवास है जो जनसंख्या के आकार को परिवर्तित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय प्रवास, ऑप्शन नंबर 2 आंतरिक प्रवास, ऑप्शन नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कौन सा प्रवास जनसंख्या के आकार को परिवर्तित नहीं करता है? तो हो जाएगा इसका आंसर आंतरिक प्रवास पर टिक कर लेंगे। अब थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। आंतरिक प्रवास देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, आंतरिक प्रवास क्या होता है? देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में छोटे या बड़े लोगों के समूह की गति है। आंतरिक प्रवास में जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यह देश की जनसंख्या के वितरण को परिवर्तित कर देता है। इसमें क्या कहा गया है कि जो आंतरिक प्रवास है उसमें जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है और यह देश की जनसंख्या के वितरण को परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 2 शहरों में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे सरल और सबसे सामान्य तरीका में कचरे को इकट्ठा करना और डंप करना है। क्या पूछा गया है? शहर में जो सबसे इस्तेमाल किया जाता है सबसे सरल और सामान्य तरीका जिससे कचरे को इकट्ठा करना और डंप करना है। ऑप्शन नंबर 1 लैंडफिल, ऑप्शन नंबर 2 नदी, ऑप्शन नंबर 3 सागर, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? शहर में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे सरल और सबसे सामान्य तरीका जिसमें कचरे को इकट्ठा करना और डंप करना है। अगर हम बात करें नदी की तो उसमें कचरे को नहीं इकट्ठा कर सकते, सागर में उसमें भी कचरे को इकट्ठा नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 4 अपने आप ही गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा लैंडफिल पर टिक कर लेंगे। अब हम लोग लैंडफिल के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ लेते हैं। लैंडफिल क्या है? तो लैंडफिल एक ऐसा क्षेत्र है जहां किसी शहर या कस्बे से कचरा निकाला जाता है। लैंडफिल कैसा क्षेत्र है? तो ऐसा एक क्षेत्र है जहां किसी शहर या कस्बे से कचरा निकाला जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? संघनन के बाद कचरे को गड्ढे या खाई में फेंक दिया जाता है और गंदगी से ढक दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्न के कारण होता है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर 1 वायु प्रदूषण के कारण, ऑप्शन नंबर 2 जल प्रदूषण के कारण, ऑप्शन नंबर 3 तापीय प्रदूषण के कारण, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? वायु प्रदूषण के कारण होता है, या जल प्रदूषण के कारण होता है, या तापीय प्रदूषण के कारण होता है, या फिर उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल प्रदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन नंबर 2 पर टिक कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम को और क्या कहते हैं। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम को मैथमोग्लोबिनेमिया भी कहते हैं और यह
रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता में कमी के कारण होता है। ये किसके कारण होता है? तो रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता में कमी के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वयस्कों की तुलना में शिशु अधिक संवेदनशील होते हैं। यह एक रक्त विकार है जिसके कारण असामान्य मात्रा में हीमोग्लोबिन का उत्पादन हो जाता है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन B12 के स्रोत हैं। क्या पूछा गया है? विटामिन B12 के स्रोत कौन से हैं? नंबर 1 मशरूम, अनाज, नट। ऑप्शन नंबर 2 डेयरी उत्पादन और खमीर के अर्क। ऑप्शन नंबर 3 ब्रेड, चावल, ब्रोकली और बीन्स। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसके विटामिन B12 के स्रोत क्या हो जाएंगे? डेयरी उत्पाद और खमीर के अर्क। ऑप्शन नंबर 2 पर टिक कर लेंगे। अगर मैं पूछूं विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है तो कोबालामिन हो जाएगा। रोग कौन सा हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। अब इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। क्या विटामिन B12 के बारे में क्या कहा गया है? यह एक पानी में घुलनशील विटामिन है। बिल्कुल सही, बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं और रासायनिक रूप से कोबालामिन के रूप में जाना जाता है। ये भी सही है। विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है? थकान हो जाती है, हाथ और पैरों में दर्द होता है और याददाश्त कम होना और एनीमिया भी हो सकता है। तो इसकी कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण हृदय अवरोध। पूर्ण हृदय अवरोध वाले रोगी का इतिहास। पूर्ण हृदय अवरोध वाले रोगी का इतिहास और शारीरिक आकलन पूरा करते समय नर्स किस नैदानिक संकेतक की पहचान करने की सबसे अधिक संभावना रखती है? क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लेंगे। पूर्ण हृदय अवरोध वाले रोगी का इतिहास और शारीरिक आकलन पूरा करते समय नर्स किस नैदानिक संकेतक की पहचान करने की सबसे अधिक संभावना रखती है? ऑप्शन नंबर 1 बेहोशी, इसी को कहते हैं सिंकोप। ऑप्शन नंबर 2 सिर दर्द। ऑप्शन नंबर 3 टैकीकार्डिया तेज हृदय दर। ऑप्शन नंबर 4 हेमीपेरेसिस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेहोशी, सिंकोप पर टिक कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? क्या पूछा गया है? मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो हृदय को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर 1 मेरुरज्जु। ऑप्शन नंबर 2 मेडुला ऑब्लिंगेटा। ऑप्शन नंबर 3 तंत्रिका कोशिका जिसको न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेडुला ऑब्लिंगेटा। ऑप्शन नंबर 2 पर हम लोग टिक कर लेंगे। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। मस्तिष्क को कितनी मूल इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है? तो 3, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब पश्च मस्तिष्क को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो 3 भागों में। कौन कौन से? पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लिंगेटा। पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लिंगेटा। पोन्स का कार्य क्या है? श्वसन को नियंत्रित करता है। पोन्स क्या करता है? श्वसन को नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क क्या करता है? तो अनुमस्तिष्क प्रेरक कौशल से संबंधित समन्वय और गति में मदद करता है। विशेष रूप से हाथों और पैरों को शामिल किया गया है। अब
हम लोग देखते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये क्या करता है, आपकी मेरुरज्जु और मस्तिष्क के बीच संदेश भेजने में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, मेरुरज्जु और मस्तिष्क के बीच संदेश भेजने में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। आप सभी लोग क्लास को लाइक करते हुए चलेंगे और सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, महिलाओं में यौवन की शुरुआत सबसे पहले द्वारा चिन्हित की जाती है। मतलब जब महिलाओं में यौवन स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी एज जब स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले किस चीज़ को चिन्हित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 मेनार्चे, ऑप्शन नंबर 2 थैलार्चे, ऑप्शन नंबर 4 प्यूबार्चे, ऑप्शन नंबर 4 एडार्चे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। महिलाओं में यौवन की शुरुआत सबसे पहले किसके द्वारा चिन्हित की जाती है, मेनार्चे के द्वारा, थैलार्चे के द्वारा, या फिर प्यूबार्चे के द्वारा, या फिर एडार्चे के द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, थैलार्चे के द्वारा चिन्हित की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 पर टिक कर लेंगे। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, यौवन अवस्था एक वयस्क शरीर में परिपक्व होने और प्रजनन की क्षमता विकसित करने के लिए एक बच्चे के शरीर में शारीरिक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। आज मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मैंने टाइप कर दिए हैं। आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9, गठिया की बीमारी है। क्या पूछा गया है, गठिया किसकी बीमारी है। ऑप्शन नंबर 1 त्वचा, ऑप्शन नंबर 2 वक्र, ऑप्शन नंबर 3 यकृत, ऑप्शन नंबर 4 जोड़ों। तो गठिया किसकी बीमारी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा। तो गठिया किसकी बीमारी है, सभी लोग इसका आंसर देते हुए चलेंगे। गठिया किसकी बीमारी, त्वचा की है, वक्र की है, यकृत की है, या जोड़ों की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जोड़ों की बीमारी है। गठिया किसकी बीमारी है, जोड़ों की बीमारी है। कहाँ हो जाती है, पैरों में, घुटनों में हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 पर टिक कर लेंगे। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। गठिया क्या है, तो गठिया के मुख्य लक्षण हमारे जोड़ों की सूजन और संवेदनशील है। जब गठिया हो जाता है तो क्या जोड़ों में सूजन आ जाती है। गठिया के अन्य लक्षण क्या हैं, जोड़ों में दर्द और कठोरता है। इसके अन्य लक्षण क्या हैं, जोड़ों में दर्द होता है और कठोरता, जो आमतौर पर उम्र के साथ खराब हो जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसका दर्द बढ़ता है और चलने फिरने में दिक्कत होती है। गठिया तब होता है जब आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के ऊतकों पर हमला करती है। गठिया कितने टाइप की होती है, तो गठिया 2 प्रकार की होती। कौन कौन सी, नंबर 1 अस्थि संधि शोध, कौन सी, अस्थि संधि शोध, और नंबर 2 रूमेटाइड गठिया। अस्थि संधि शोध क्या होती है, सबसे आम प्रकार की गठिया होती है। और रूमेटाइड गठिया कैसी होती है, हमारे शरीर के हिस्से पर प्रतिरक्षा तंत्र के हमले के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 10, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन ई, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन के। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, किसकी कमी के कारण रतौंधी होता है। अगर हम लोग रतौंधी की बात करें तो रतौंधी को क्या कहते हैं, रात्रि का अंधापन कहते हैं। और क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और ये किस विटामिन की कमी से हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल, या फिर बी कैरोटीन हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी रतौंधी का कारण बनता है। विटामिन बी की कमी के कारण बेरी होता है। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी का कारण बनता है।
विटामिन डी की कमी रिकेट्स का कारण बनता है। विटामिन ई की कमी कम प्रजनन क्षमता का कारण बनता है। स्त्रियों में क्या हो जाता है विटामिन ई की कमी से? बांझपन, और पुरुषों में नपुंसकता पाई जाती है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ये कुछ थी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि जो है अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है? ऑप्शन नंबर 1 थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 2 पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 3 अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 4 पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन सी जो ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है, मतलब इसके अंडर कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसके अंडर अन्य ग्रंथियां कार्य करती हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके बारे में क्या बताया गया है? पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करते हैं। जैसे कोई हेड होता है, उसके अंडर बहुत से लोग कार्य करते हैं, ऐसे ही पीयूष ग्रंथि होती है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है। पीयूष को अक्सर मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि इसके हार्मोन थायराइड ग्रंथि, अंडाशय और वृषण जैसे अंतःस्रावी तंत्र के अन्य भाग को नियंत्रित करते हैं। नंबर 2 पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, जो अग्र लोब और पश्च लोब होते हैं। दोनों भागों के अलग अलग कार्य होते हैं। यह ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है और यह 1 इंच व्यास का 1/3 होती है। इसके पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, अग्रलोब और पश्च लोब। और पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और ये अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। कौन मांसपेशियां को हड्डियों से जोड़ता है? ऑप्शन नंबर 1 उपास्थि जोड़ती है, ऑप्शन नंबर 2 एरिओलर जोड़ता है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 स्नायु, या फिर ऑप्शन नंबर 4 कंडरा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो हमारी मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपास्थि हो जाएगा, या फिर एरिओलर हो जाएगा, या फिर स्नायु हो जाएगा, या फिर कंडरा हो जाएगा। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देते हुए चलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कंडरा पर टिक कर लेंगे। अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो कंडरा एक रेशेदार संयोजी ऊतक है। कंडरा क्या है? एक रेशेदार संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 13 आर्तव चक्र। आर्तव चक्र में किस हार्मोन के कम होने से ऋतुस्राव होता है? आर्तव चक्र में किस हार्मोन के कम होने से ऋतुस्राव होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर 2 थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर 3 एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर 4 पुटिको उद्दीपक हार्मोन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आर्तव चक्र में किस हार्मोन के कम होने से ऋतुस्राव होता है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 प्रोजेस्टेरॉन पर हम लोग टिक कर लेंगे। अब इसके बारे में देखते क्या लिखा है। आर्तव चक्र क्या होता है? आर्तव चक्र मादा प्राइमेट यानी कि बंदर, वानर और मानव के जनन अंगों में होने वाले परिवर्तनों की लयबद्ध श्रृंखला को आर्तव धर्म चक्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? क्या पूछा गया है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है?
ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन 6, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन के, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी पे हम लोग टिक कर लेंगे। अगर मैं पूछूं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे रोग कौन सा हो जाता है? तो मसूड़ों में सूजन आ जाती है। विटामिन सबसे पहले F.G. हॉपकिंस द्वारा खोजा गया। सबसे पहले किसके द्वारा विटामिन खोजा गया? F.C. हॉपकिंस द्वारा खोजा गया था। विटामिन शब्द या नाम किसने दिया? तो फंक ने दिया। कब दिया? 1911 में दिया। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। बी और सी किस में घुलनशील होते हैं? पानी में। और ए डी ई के, या फिर आप लोग कीड़ा भी कह सकते हैं, के ई डी ए किस में घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पुरस्थ ग्रंथि से स्राव किसमें प्रवेश करता है? क्या पूछा गया है? पुरस्थ ग्रंथि से स्राव किसमें प्रवेश करता है? ऑप्शन नंबर 1 गुर्दा, ऑप्शन नंबर 2 मूत्रनली, ऑप्शन नंबर 3 मूत्रमार्ग, ऑप्शन नंबर 4 वृषण। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी लोग देते हुए इसका आंसर चलेंगे। तो पुरस्थ ग्रंथि से स्राव किसमें प्रवेश करता है? गुर्दा में प्रवेश करता है, या मूत्र नली में प्रवेश करता है, या मूत्र मार्ग में, या फिर वृषण में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग पर हम लोग टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 3। अब इसके बारे में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं। अधिकांश स्तनधारियों में पुरस्थ एक पुरुष प्रजनन प्रणाली की बहिस्रावी ग्रंथि होती है। पुरस्थ क्या होती है? पुरुष प्रजनन प्रणाली की एक बहिस्रावी ग्रंथि होती है। यह एक अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है जो मूत्राशय और लिंग के बीच में स्थित होती है। और पुरस्थ मलाशय के ठीक सामने होती है। पुरस्थ कहाँ होती है? मलाशय के ठीक सामने होती है। शरीर से मूत्र को बाहर निकाल देने के लिए मूत्राशय से लिंग तक मूत्र मार्ग पुरस्थ के केंद्र में संचालित होता है। पुरस्थ का कार्य एक तरल पदार्थ का स्राव करना है जो वीर्य की मात्रा में योगदान देता है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित चित्र किसका है? जो साइड में ये चित्र बना हुआ है वो पूछा गया है कि किसका है। ऑप्शन नंबर 1 पेशी कोशिका का, ऑप्शन नंबर 2 जीवाणु कोशिका का, ऑप्शन नंबर 3 पादप कोशिका का, ऑप्शन नंबर 4 वसा कोशिका का। ये चित्र किसका है? पेशी कोशिका का है कि जीवाणु कोशिका का है, या फिर पादप कोशिका का है, या वसा कोशिका का है? किसका है? सभी लोग मुझे इसके आंसर देते हुए चलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 वसा कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ये क्या है। तो एक कोशिका में 3 घटक होते हैं। एक कोशिका में कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। नंबर 1 कोशिका झिल्ली, नंबर 2 कोशिका द्रव, और नंबर 3 केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 17 उन महिलाओं के लिए गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? GIFT को क्या कहते हैं? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र तकनीक की सलाह दी जाती है। कब किन महिलाओं को GIFT तकनीक की सलाह दी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 जो डिम्ब यानी कि अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, नंबर 2 जो निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान नहीं कर सकती हैं, ऑप्शन नंबर 3 जो भ्रूण को गर्भाशय के अंदर नहीं रख सकती हैं, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किन महिलाओं के लिए? तो ये जो डिम्ब
यानी कि अंडाणु उत्पादन नहीं कर सकती, उनके लिए ये है। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है, गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियों में क्या शामिल है। गर्भ निरोधक की जो प्राकृतिक विधियां हैं उनमें क्या शामिल है, कौन कौन सी हैं वो प्राकृतिक विधियां। ऑप्शन नंबर 1 लैक्टेशनल एमेनेरिया, डायफ्राम, ओवरेक्टोमी। ऑप्शन नंबर 2 कोइटस इंटररप्टस, शुक्राणुनाशक, औषधि, डायाफ्राम। ऑप्शन नंबर 3 कोइटस इंटररप्टस, लैक्टेशनल एमेनेरिया, अवाधिक संयम। ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोइटस इंटररप्टस, लैक्टेशनल एमेनेरिया, अवाधिक संयम पर टिक कर लेंगे ऑप्शन नंबर 3। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। विभिन्न गर्भ निरोधक विधियां कौन कौन सी हैं। नंबर 1 प्राकृतिक परंपरागत विधि। रोध विधियां कौन कौन सी हैं, कंडोम का यूज़ करते हैं, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप का। नंबर 3 अंतर्गर्भाशयी उपकरण कौन कौन से होते हैं, लिप्स लूप, कॉपर टी आदि। और नंबर 4 मौखिक गर्भ निरोधक कौन कौन सी हैं, ओरल पिल्स कौन सी लेते हैं, सहेली। नंबर 5 प्रत्यारोपण। नंबर 6 शल्य क्रियात्मक विधियां कौन कौन सी हैं, वैक्सेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैक्सेक्टोमी कौन कराता है, तो वो पुरुषों में होता है। और ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, तो ये महिलाओं में होता है। ये एक नसबंदी का तरीका होता है, यानी कि नसबंदी एक तरीके की होती है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और साथ में नोट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन एक सहायक प्रजनन तकनीक है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सहायक प्रजनन तकनीक है। ऑप्शन नंबर 1 ZIFT, ऑप्शन नंबर 2 GIFT, ऑप्शन नंबर 3 कृत्रिम गर्भाधान, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन एक सहायक प्रजनन तकनीक है। ZIFT है या फिर GIFT है या फिर कृत्रिम गर्भाधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, पर हम लोग टिक कर लेंगे। आप सभी लोग क्लास को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी जल्दी मैं लाइव क्लास लाना शुरू कर दूंगी। अब इसमें क्या बताया गया है, विभिन्न सहायक प्रजनन तकनीकों में कौन सी शामिल है, ZIFT। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। यह कोखदाई या उसी माँ के फैलोपियन नलिका में युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण का स्थानांतरण होता है। क्या होता है इसमें, जैसे कि बताया जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर या एक कोखदाई या उसी माँ के फैलोपियन नलिका में युग्मज या प्रारंभिक भ्रूण का स्थानांतरण होता है। GIFT की फुल फॉर्म क्या होती है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसकी क्या होती है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अंडाशय से एकत्र एक अंडाणु का स्थानांतरण उसी महिला या महिला के फैलोपियन नलिका में होता है। कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, बांझपन के मामलों में या तो पुरुष साथी की अक्षमता के कारण महिला को गर्भधान करने के लिए या स्खलन में बहुत कम शुक्राणु गिनती के कारण कृत्रिम गर्भाधान तकनीक द्वारा सही किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 निषेचित अंड युग्मनज में प्रत्यारोपित होता है। जो निषेचित अंडा होता है या उसे युग्मनज बोल लीजिए, वो कहाँ प्रत्यारोपित होता है। नंबर 1 गर्भाशय, नंबर 2 अंडाशय, नंबर 3 योनि, नंबर 4 उपर्युक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर मैं पूछूं कि एग का फर्टिलाइजेशन यानी कि अंडे का निषेचन कहाँ होता है, अंडे का निषेचन कहाँ होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, फैलोपियन ट्यूब में या फिर अंडवाहिनी में निषेचन होता है। और उसका प्रत्यारोपित मतलब इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, अंडाशय में होता है कि योनि में होता है, तो गर्भाशय में। तो बहुत ही इसका नॉर्मल आंसर है कि गर्भाशय में इसका प्रत्यारोपण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 महिलाओं में प्रजनन आयु
तब शुरू होती है जब उनका होता है। नंबर 1 लंबाई में वृद्धि होती है, नंबर 2 वजन में वृद्धि होती है, नंबर 3 यौवन शुरू होता है, नंबर 4 उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? महिलाओं में प्रजनन आयु तब शुरू होती है जब उनका, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, लंबाई में वृद्धि गलत हो जाएगा, वजन में वृद्धि ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यौवन शुरू होता है, तब से उनकी क्या शुरू होती है? तो महिलाओं में प्रजनन आयु शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 पर टिक कर लेंगे। आप सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और साथ में सभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो नोट करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या दे रखा है? यह शारीरिक परिवर्तन शुरू करने की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चे का शरीर यौन प्रजनन में सक्षम एक परिपक्व वयस्क शरीर में बदल जाता है। यौवन मस्तिष्क के भाग से लेकर, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, यौवन मस्तिष्क के भाग से लेकर जननांग, एक लड़के में वृषण और एक लड़की में अंडाशय में हार्मोन परिवर्तन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निषेचित अंड या फिर युग्मनज में प्रत्यारोपित हो जाता है। निषेचित अंड जो है, अंडा या युग्मनज, कहाँ प्रत्यारोपित हो जाता है? गर्भाशय ग्रीवा में, नंबर 2 अंडाशय में, नंबर 3 योनि में, नंबर 4 गर्भाशय में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसी तरीके का मिलता जुलता क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ बिल्कुल अभी, और इसमें ऑप्शन चेंज है और क्वेश्चन का तरीका कुछ अलग है। निषेचित अंड युग्मनज में प्रत्यारोपित हो जाता है, कहाँ प्रत्यारोपित हो जाता है? गर्भाशय ग्रीवा में, अंडाशय में, योनि में या फिर गर्भाशय में। तो कहाँ हो जाता है प्रत्यारोपित? गर्भाशय में हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक कर लेंगे। अब हम लोग की पॉइंट देखते हैं इसके। निषेचित अंडा युग्मनज गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। अंडे को फैलोपियन ट्यूब में निषेचित होता है और फिर गर्भाशय की यात्रा करता है और यह गर्भाशय के ऊतक स्तर में प्रत्यारोपित होता है। जब निषेचित अंड स्वयं को गर्भाशय की दीवार पर ऊतक में धकेलता है तो इसे आरोपण कहा जाता है। अगर इसका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ इम्प्लांटेशन होता है? तो गर्भाशय में इसका इम्प्लांटेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 23, एड्स का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 नॉर्थन बोल्ट और एलिसा, ऑप्शन नंबर 2 इम्यूनो बोल्ट और एलिसा, ऑप्शन नंबर 3 वेस्टर्न बोल्ट और एलिसा, ऑप्शन नंबर 4 सदर्न बोल्ट और एलिसा। एड्स का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नॉर्थन बोल्ट और एलिसा हो जाएगा, या फिर इम्यूनो बोल्ट और एलिसा हो जाएगा, या फिर वेस्टर्न बोल्ट और एलिसा हो जाएगा, या फिर सदर्न बोल्ट और एलिसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वेस्टर्न बोल्ट और एलिसा पर हम लोग टिक कर लेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। एलिसा परीक्षण, एलिसा जो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट परीक्षण के लिए है का उपयोग HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है। यदि एलिसा परीक्षण सकारात्मक है तो निदान की पुष्टि करने के लिए आमतौर पर वेस्टर्न बोल्ट परीक्षण किया जाता है। HIV संक्रमण निम्नलिखित तरीकों से होता है। कैसे HIV फैलता है? मतलब एड्स फैलता है, मतलब संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क बना लेने से, संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाली सुइयों का पुनः उपयोग करना, बीजांडासन के माध्यम से एक संक्रमित मां से बच्चों को और एक संक्रमित व्यक्ति से रक्त आदान करने पर एड्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP अधिनियम 1971 के अनुसार सगर्भता के
चिकित्सीय समापन को गर्भ के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 8 सप्ताह, ऑप्शन नंबर 2 12 सप्ताह, ऑप्शन नंबर 3 18 सप्ताह, ऑप्शन नंबर 4 6 सप्ताह। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP अधिनियम 1971 के अनुसार सगर्भता के चिकित्सीय समापन को गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 12 सप्ताह तक सुरक्षित माना गया है। MTP निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है: सहवास या बलात्कार के दौरान उपयोग किए जाने वाले गर्भ निरोधक की विफलता, जब गर्भावस्था जारी रहती है तो माँ या भ्रूण या दोनों के लिए हानिकारक या घातक होती है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि यौन संचरित रोगों के संचरण को रोकने के में सहायक होती है? यहाँ पूछा गया है कि जो गर्भ निरोधक विधि कौन सी है जो यौन संचरित रोगों के संचरण को रोकने में सहायक होती है? नंबर 1 कंडोम, नंबर 2 शल्य चिकित्सक यानी कि सर्जरी, नंबर 3 मौखिक या ओरल गोलियां, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? गर्भ निरोधक विधि कौन सी यहाँ पे गर्भ निरोधक विधि है जो यौन संचरित रोगों के संचरण को रोकने में सहायक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कंडोम पर हम लोग टिक कर देंगे। कंडोम यौन संचरित रोगों के संचरण को रोकने में मदद करता है क्योंकि कंडोम संभोग के दौरान यौन अंगों के सीधे संपर्क के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 26, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? क्या पूछा गया है? गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 1, ऑप्शन नंबर 3 2, ऑप्शन नंबर 4 4। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? 3 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 4? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2 पर टिक कर लेंगे। आप सभी लोग जो मैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे मैंने आज लिख के आप लोगों को बताए हैं तो वो आप सभी लोग राइट करते हुए चलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। अब देखते हैं इसके की पॉइंट्स। गर्भनाल गर्भावस्था के दौरान यह एक लचीली ट्यूब जैसी संरचना होती है जो भ्रूण को मां से जोड़ती है। गर्भनाल बच्चों को पोषक तत्व पहुंचाती है और बच्चे के अपशिष्ट उत्पादकों को भी वहन करती है। गर्भनाल 2 धमनियों और एक सिरा से बनी होती है। धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में ले जाती हैं। नसें अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। गर्भनाल को प्लेसेंटा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन एक पुरुष द्वारा उपयोग किया जाने वाला जन्म नियंत्रण उपकरण है? नंबर 1 कॉपर टी, नंबर 2 डायाफ्राम, नंबर 3 कंडोम, नंबर 4 मौखिक गोलियां। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन एक पुरुष द्वारा उपयोग किया जाने वाला जन्म नियंत्रण उपकरण है? पुरुष द्वारा कौन सा प्रयोग किया जाता है? अगर हम लोग कॉपर टी की बात करते हैं तो ये महिलाएं का अंतः गर्भाशय यंत्र है। डायाफ्राम ये भी महिलाओं द्वारा यूज़ किया जाता है। मौखिक पिल्स ओरल जो पिल्स होती हैं वो भी महिलाओं द्वारा यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बचता है? ऑप्शन नंबर 3 कंडोम पर टिक कर लेंगे जो एक पुरुष द्वारा उपयोग किया जाने वाला जन्म नियंत्रण उपकरण है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, कॉपर टी में इस्तेमाल होने वाले कॉपर का कार्य क्या है? जो कॉपर टी है जो महिलाओं द्वारा यूज़ किया जाता है अंतः गर्भाशयी उपकरण, तो वो उसका कार्य पूछा गया है। नंबर 1 ब्लास्टोस्लाइड, नंबर 2 बैक्टीरियोस्टेटिक, नंबर 3 जीवाणुनाशक, नंबर 4 शुक्राणुनाशक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कॉपर टी में इस्तेमाल होने वाले कॉपर का क्या कार्य है? ब्लास्टोस्लाइड है या फिर बैक्टीरियोस्टेटिक है या फिर जीवाणुनाशक है या फिर शुक्राणुनाशक है? सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्या है? कॉपर टी शुक्राणु नाशक है। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक कर लेंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं। कॉपर टी यौन के माध्यम से गर्भाशय में डॉक्टरों द्वारा डाला गया एक अंधा गर्भाशयी उपकरण है और इस प्रकार कॉपर टी में प्रयुक्त तांबे का शुक्राणुनाशक कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है क्वेश्चन? युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले बदलाव का कारण बनता है। युवावस्था के समय जो लड़कों में चेंजेस आते हैं वो किसके कारण आते हैं? ऑप्शन नंबर 1 प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर 2 एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर 3 एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर 4 टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किसके कारण ये चेंजेस दिखाई देते हैं? तो किसके कारण दिखाई देते हैं? प्रोलैक्टिन, एड्रेनलिन या फिर एस्ट्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। क्या हो जाएगा? लड़कों में होने वाले चेंजेस का कारण टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ऑप्शन नंबर 4 पर टिक कर देंगे। टेस्टोस्टेरोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले बदलाव का कारण बनता है। युवावस्था शारीरिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चे का शरीर यौवन प्रजनन में सक्षम वयस्क शरीर में परिपक्व होता है। क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में से कौन यौन संचरित रोग नहीं है? क्या पूछा गया है? इसमें से कौन सा यौन संचरित रोग नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 गोनोरिया, ऑप्शन नंबर 2 सिफिलिस, ऑप्शन नंबर 3 क्षय रोग, ऑप्शन नंबर 4 एड्स। क्या हो जाएगा? कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है? अगर हम लोग गोनोरिया की बात करते हैं तो ये भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, सिफिलिस भी है, एड्स भी है, ये सारी हैं। और इसमें कौन सी नहीं है? क्षय रोग नहीं है। क्षय रोग को हम लोग क्या कहते हैं? टीबी। क्या कहते हैं? टीबी। टीबी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और ये क्षय रोग यानी कि टीबी किससे होता है? तो ये बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक कर लेंगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है? टीबी के बारे में दे रखी है। टीबी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षय रोग कहते हैं। यह यौन संचरित रोग नहीं है। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है या फेफड़ों पर हमला करता है। हालांकि बैक्टीरिया रीढ़ और मस्तिष्क जैसे शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। प्रमुख लक्षण क्या है इसके टीबी के? खांसी होती है, सीने में दर्द, बुखार और ठंड लगना इसका प्रमुख लक्षण है। और अब किसके बारे में बताया गया? उपदंश। उपदंश को हम लोग सिफिलिस भी कहते हैं। यह एक जीवाणु संक्रमण है जो जननांगों, मलाशय या मुंह पर दर्द रहित घाव के रूप में शुरू होता है। यह यौन संपर्क पर किसी अन्य व्यक्ति को यौन संचरित किया जा सकता है। अब बताया गया सुजाग के बारे में। सुजाग को क्या कहते हैं? गोनोरिया कहते हैं। यह एक जीवाणु संक्रमण है जो बांझपन का कारण बनता है। इसे यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। इसका प्रसार कहाँ होता है? गीले और गर्म क्षेत्र में होता है। अब एड्स के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है? एड्स का अर्थ यानी कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ये किस वायरस के कारण होती है? HIV के कारण होती है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होती है। ये कैसी डिसीज़ है? STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो एड्स का अर्थ क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV के कारण होता है। यह एक STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और एक संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क बनाने से फैलता है। यौन संबंध संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर कोई यौन संबंध बना लेता तो ये फैलता है। संक्रमित व्यक्ति द्वारा रक्त आदान किया जाता है तो उससे फैलता है। संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई हुई सिरंज के द्वारा फैलता है। और इसका टेस्ट क्या है? तो
एट्स का टेस्ट मैंने आप लोगों को अभी बताया, कौन सा टेस्ट है, वेस्टर्न, बोल्ट और एलिसा। कौन सा इसके लिए टेस्ट किया जाता है, वेस्टर्न, बोल्ट और एलिसा टेस्ट किया जाता है एट्स के लिए। आप लोगों को ये मेरी 30 क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो लिख के ज़रूर बताइएगा। आज मैंने आप लोगों के लिए इसमें एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लिख दी है, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो और आप लोग अच्छी तरीके से नोट करते हुए इन सबको चलेंगे। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कोई भी एनम की तैयारी कर रहा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट